नमस्कार दोस्तों, एमपीडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि विदित है कि हम लोगों ने विगत क्लास में हिंदी के विभिन्न टॉपिक्स का अध्ययन कर लिया था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अध्ययन करेंगे कारक के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी जो अपनी पुरानी क्लास थी, पिछली क्लास थी, उसमें हम लोगों ने अव्यय के दूसरे टॉपिक का अध्ययन किया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था कि अव्यय के प्रकार और कैसे पहचानेंगे, कैसे नहीं पहचानेंगे। ठीक, आज की क्लास को हम शुभारंभ करते हैं, श्री गणेश करते हैं कारक के साथ। आज की क्लास का हमारा टॉपिक क्या है? कारक। क्या है दोस्तों? आज का टॉपिक है कारक। कारक का मतलब होता है करने वाला। क्या होता है कारक? क्या होता है? तो आप थोड़ा सा पहले जाइए, फ्लैशबैक में यदि आप जाएंगे तो आपको 7th 8th 9th में पढ़ाया जाता था कि प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया से चतुर्थी के लिए, ऐसा कुछ आप लोग अध्ययन करते थे। तो ये सभी क्या कहलाते थे? कारक। चूंकि हम लोग अध्ययन जब करते थे विद्यालय कालीन जीवन में, तो हम लोग अध्ययन संस्कृत में स्पेशली इसका करते थे, और हिंदी में बस यही होता था कि राम राम जपना है और जो भी आ जाना है वो सब कुछ लिखना है, ये होता था। लेकिन अब जब हम चूंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उस परिस्थितियों में कारक का हमें विस्तृत अध्ययन हिंदी व्याकरण के अंतर्गत करना होता है। तो इसी कड़ी में सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाता है, जो पहली चीज, कारक होते क्या हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि कारक क्या होते हैं? संज्ञा और सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं। किसके साथ जुड़ते हैं? संज्ञा प्लस सर्वनाम, इन दोनों के साथ क्या जुड़ते हैं? कारक जुड़ते हैं। और संज्ञा जुड़ने के बाद संज्ञा और सर्वनाम का संबंध बताते हैं वाक्य में, और जो भी शब्द, जो भी पद प्रयोग होते हैं, स्पेशली इसमें होता है क्रिया। तो परिभाषा जब भी आपसे पूछ ली जाए कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जुड़कर संग विशेषता क्रिया के साथ संबंध बताने वाले पदों को क्या कहते हैं? तो कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जुड़कर वाक्य के अन्य पदों, विशेषकर क्रिया के साथ संबंध बताने वालों को कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक। तो कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि वे शब्द क्या होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं और उनका संबंध क्रिया के साथ बताते हैं, क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। अगला प्रश्न आपसे बनता है, कारक कितने प्रकार के होते हैं? क्या बनता है दोस्तों? कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, चूंकि देखिए जब हम लोगों ने समास का अध्ययन किया था, किसका किया था? समास का। तो जब हम समास का अध्ययन कर रहे थे मित्रों, तो हम लोगों ने देखा था कि कारक के आधार पर समास के 6 प्रकार होते हैं, जिसमें हमने जो सबसे ऊपर थे कर्ता कारक और एक होता है संबोधन, उन दोनों को विलोपित कर दिया। तो अब यहाँ पर उन दोनों को इंक्लूड कर लेना है। जब आप इंक्लूड कर लेते हैं तो आप पाएंगे कारक के कितने प्रकार हो गए? 8। ये आपके बहुत ही छोटे से, बारीक से और बहुत ही अच्छे प्रश्न है कि आपसे पूछ लिया जाए कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? सर कारक 8 प्रकार के होते हैं। यह आपसे डायरेक्टली 1 लाइनर क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाएंगे कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं कारक? कारक 8 प्रकार के होते हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज इस पे आते हैं, उनके नाम तो हमें देखना ही पड़ेगा, वो 8 कौन कौन से हैं। तो उसके पहले एक चीज और देखते हैं, प्रत्येक कारक को व्यक्त करने के लिए किन्हीं संकेतों का प्रयोग किया जाता है। कुछ चयन होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं विभक्ति। क्या कहते हैं? विभक्ति। तो यहाँ पर हम उसे नाम लिख दे रहे हैं, आपको पता होना चाहिए विभक्ति क्या होती है, या कारक चिह्न क्या होते हैं, और या इसी को हम परसर्ग भी कहते हैं। याद रखिएगा, परसर्ग का प्रश्न 2016 मुख्य परीक्षा, 2017 या 18 मुख्य परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि परसर्ग किसे कहते हैं, 3 नंबर के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अब इनमें से किसी की परिभाषा तो क्या हो जाए? कारक को व्यक्त करने वाले संकेतों को, चिन्हों को हम क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं, कारक चिन्ह कहते हैं, या परसर्ग कहते हैं। जैसे कि थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, जैसे अभी हमने बताया था अपनी क्लास के प्रारंभ में ही कि प्रथमा ने द्वितीया को,
तो जो प्रथमा कारक होता है उसकी विभक्ति क्या है, प्रथमा ने, मतलब उसकी विभक्ति ने हो गई। तो जैसे हमने कहा राम ने, तो ये क्या है, ये हो गई विभक्ति। और प्रत्येक कारक की पहचान दोस्तों किससे होती है, विभक्ति से होती है। विभक्ति यदि आपने पहचान लिया तो आप पहचान लेंगे कि उस वाक्य में या किस वाक्य में, किस शब्द में कौन सा कारक है, कौन सा कारक नहीं है। यदि आप कारक चिन्हों को ही नहीं पहचान पाते हैं तो ये पहचानना बहुत ही कठिन हो जाता है कि दिए गए शब्द में कौन सा कारक है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी बात आपको याद रखनी है, जो रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है इस कारक के लिए, वो क्या है, हमेशा याद रखिएगा, कारक शब्द के पश्चात ही, कारक शब्द के बाद ही क्या आते हैं, क्या आते हैं दोस्तों, विभक्तियां आती हैं। कारक शब्द के बाद ही क्या आती है, जैसे आप लोग इंग्लिश में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते होंगे कि संज्ञा के पहले क्या आता है, सर्वनाम के पश्चात क्या आता है, वैसे यहाँ पर याद रखिएगा विभक्ति सदैव किसके पश्चात आती हैं, कारक शब्द के पश्चात। और जो कारक शब्द होता है दोस्तों वो सदैव आपका संज्ञा या सर्वनाम होता है। कारक शब्द क्या होता है, कारक शब्द आपका संज्ञा या सर्वनाम होता है। क्या होता है दोस्तों, कारक शब्द या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होता है। ये बात आप याद रखें। क्या याद रखेंगे, सर ने क्या बताया, कारक शब्द क्या होता है, कारक शब्द सदैव संज्ञा या सर्वनाम होता है। ये बात आप याद रखिएगा। क्या हो रहा है दोस्तों, संज्ञा या सर्वनाम। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यदि आपने यहाँ पर गलती की तो पूरा का पूरा जो कारक का प्रश्न होगा आपका वो आप गलत कर देंगे। ठीक है, ये 3-4 बेसिक पॉइंट्स है कारक में जो हमें जानने आवश्यक होते हैं। पहला है कि कारक की परिभाषा क्या होती है, दूसरा है किसके साथ प्रयोग होते हैं, तीसरा होती है विभक्ति क्या होती है, और चौथा ब्रह्मास्त्र क्या है कि विभक्ति के जो किसके बाद आती है, विभक्ति बिल्कुल कारक शब्दों के पश्चात आती है। और जो कारक शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम होते हैं। आप बेसिक इतनी सारी बातें आप ध्यान रखेंगे तो इसके बाद आपका कारक जो होता है बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं कारक को, और आपके लिए बिल्कुल क्या हो जाएगा, बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ मेन हेडिंग तो अपनी कारक ही है। जब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों तब हमें पढ़ना पड़ेगा वो जो 8 कारक है वो कौन कौन से हैं और उनकी विभक्तियां कौन कौन से, जिनसे हम उनको पहचान सकेंगे कि फलाना कारक है, ढिकाना कारक है। ठीक है, तो चलिए 2 कॉलम अपने को बनाना पड़ेगा। ये हमने बनाए 2 कॉलम। पहला कॉलम आपका क्या हो जाएगा, पहला कॉलम होगा आपका कारक का नाम। ये क्या हो गया, पहले कॉलम में हमने लिखा कारक और दूसरे कॉलम में क्या लिखा हमने, विभक्ति। और विभक्ति को हम अन्य किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इसे एक दूसरे नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं परसर्ग, या इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हमने नाम दिया कारक चिन्ह। तो सबसे पहला कारक होगा, पहला कारक क्या हो जाएगा आपका, चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं दोस्तों कर्ता कारक। कौन सा कारक, कर्ता। जब कर्ता कारक को उल्लेख करते हैं तो कर्ता कारक की विभक्ति होती ने और सुन। कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है दोस्तों, ने और सुन। कर्ता के बाद होता है आपका कर्म, ठीक, कर्म की होती है को और जीरो। कर्ता ने कर्म को करण की होती से या के द्वारा, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने पर
फिर इसके बाद होता है आपका संबंध। संबंध में क्या हो जाता है दोस्तों, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। फिर हो जाता है आपका कौन सा दोस्तों, अधिकरण। अधिकरण होता है दोस्तों में, पर, और आखिरी आपका हो जाता है क्या, संबोधन। संबोधन आपका होता है क्या, हे, अरे, ये सब क्या होता है, संबोधन। तो इस चार्ट को आपको याद रखना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठवां हो गया, सातवां हो गया, आठवां। ठीक है दोस्तों, इस चार्ट को आप बना लेंगे और इसको अच्छे से अध्ययन करेंगे। याद कैसे करेंगे, याद ऐसे करेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध का की रे, के, रारी, रे, नानी, ने, अधिकरण में पर और संबोधन हे, अरे। ये आपकी बेसिक चीजें हैं, ये चार्ट है जो आपको याद रखना है और इसी चार्ट के माध्यम से आप सब चीजों को पहचान पाएंगे। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सर ने शून्य बनाया है, एक ये और एक ये दोनों जगह हमने शून्य बनाया। शून्य क्यों बनाया है, इस शून्य का मतलब होता है दोस्तों विभक्ति रहित। रहित मतलब होता है विभक्ति के बिना। कभी कभी कर्ता और जो कर्म कारक होते हैं वो विभक्ति के बिना भी प्रयोग कर लिए जाते, इसलिए हमने क्या लिखा, शून्य। चलिए ये चीजें हो गई अपनी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्रम से थोड़ा सभी का अध्ययन करते हैं। और अध्ययन करने से पहले एक ब्रह्मास्त्र के रूप में अभ्यास और देखिए। जैसे हमने कहा दोस्तों, राम ने रावण को मारा, एक ये वाक्य लिखा हमने, और इस वाक्य से जो आपका प्रश्न भी आएगा और कैसे पहचानना, जो हमने पहले बोला था कि एक ब्रह्म वाक्य है, ब्रह्मास्त्र है, जिसके अंतर्गत क्या लिखा था कि कारक शब्द के तत्काल पश्चात ही विभक्ति आती है ना। तो उसी को हम देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए, आपसे प्रश्न एग्जाम में भी आएगा जिस रूप से, वैसे हम देख लेते हैं। पूछा जाएगा, राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में ने किस विभक्ति का या किस कारक का चिह्न है। तो आपको बताना पड़ेगा कि ने किसका, चूंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा, अभी चार्ट ही देखा, तो ने किसका आया, ने आया दोस्तों हमारा किसका, कर्ता कारक का। तो ने किसका प्रतीक होगा, ने प्रतीक हो जाएगा आपका कर्ता कारक का। बिल्कुल। तो अब इसके बाद अब देखिए, जो ब्रह्मास्त्र हमने कहा कि विभक्ति चिन्ह के तत्काल पूर्व ही क्या आता है, कारक शब्द होता है। अब ये ने किसका है, कर्ता कारक का की विभक्ति है कि नहीं है, इसलिए ने के जो पहले वाला शब्द होगा दोस्तों, उसमें हमेशा कौन सा होगा, उसमें कर्ता कारक होगा। तो आप आंसर के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर आपका कौन सा कारक हो गया, यहाँ पर आपका हो गया कर्ता कारक। ठीक, इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए, को किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, या को किस कारक को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो किसको कर रहे हैं दोस्तों, कर्ता ने कर्म को, कर्म किसका, ये कर्म का है। ठीक, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा कर्म कारक। ठीक, ये तरीका रहेगा आपका पहचानने का। ठीक है, चलिए अब बिना विलंब के हम लोग चालू करते हैं कर्ता कारक। पहला कारक कौन सा है दोस्तों, कर्ता कारक। ठीक है, कर्ता मतलब क्या होता है, कर्ता का मतलब होता है दोस्तों सब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अर्थात कर्ता का मतलब होता है क्रिया को करने वाला, जो मेन व्यक्ति होता है, मेन हेड होता है, जो किसी कार्य को संपन्न कर रहा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक। तो कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है, तो आप क्या बताएंगे, क्रिया को करने वाला, क्रिया को संपन्न करने वाला क्या कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है हमेशा कर्ता कारक कहलाता है। तो आप इस बात को ध्यान देंगे। तो इसमें आप नोट डाउन कर लीजिए, कर्ता कौन होता है, कर्ता होता है, कर्ता का मतलब होता है क्रिया को
क्रिया को करने वाला। ठीक, और जैसा भी हमने लिखा है चार्ट में दोस्तों, ये देखिए चार्ट में लिखा है, क्या लिखा है कि ये क्या होता है, कर्ता कारक जो होता है विभक्ति सहित और विभक्ति रहित दोनों प्रकार का होता है। तो अब यहाँ पर कैसे विभक्ति रहित और विभक्ति सहित होता है ये पहचानने के लिए अब हम कुछ चीज़ें देखते हैं। कुछ वाक्य बोलते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर उसका निष्कर्ष लिखेंगे। जैसे हमने कहा दोस्तों, राजू आम खाता है। क्या काम ने? राजू आम खाता है। इसी को हम तीन प्रकार से बोलते हैं। राजू ने आम खाया, राजू आम खाएगा। हमने तीन वाक्य बोले, एक ही को तीन अलग अलग काल में, एक भूतकाल में बोला, एक भविष्य काल में बोला और एक वर्तमान काल में बोला कि राजू आम खाता है, राजू ने आम खाया और राजू आम खाएगा। तो आप तीनों बातों का यदि वाक्यों का यदि मूल्यांकन करेंगे तो आप पाएंगे दोस्तों कि जो भविष्य भूतकाल है उसमें हमने ने विभक्ति का प्रयोग किया, परंतु जब वाक्य के का भाव भविष्य काल या वर्तमान काल में था तो वहाँ पर हमने ने विभक्ति का प्रयोग नहीं किया। तो यहाँ से आपको ये विधि ज्ञात हो गया होगा इन वाक्यों से कि जब भी क्रिया कैसी हो, क्रिया भूतकालिक हो, क्रिया भूतकालिक हो का मतलब क्या है कि क्रिया किसमें संपन्न होगी? भूतकाल में संपन्न हो रही होगी। तब क्या होगा? क्रिया भूतकालिक हो तब ने विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तब ने विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। ठीक, अब वाक्य में कैसा प्रश्न करेंगे? राजू आम खाता है, तो वाक्य में जब भी कौन का प्रश्न करेंगे, किसका? कौन का प्रश्न करेंगे, तब जो उत्तर प्राप्त होगा उस शब्द में सदैव कर्ता कारक होगा। ठीक, राजू आम खाता है, कौन आम खाता है? तो राजू आता है। क्लियर होगा दोस्तों? कर्ता कारक में बस आपको इतनी बातों को ध्यान रखना है। पहली बात आपको रखनी है, कर्ता कारक होता क्या? तो कर्ता कारक सदैव याद रखें क्या होते हैं दोस्तों? कर्ता कारक होता है क्रिया को करने वाला होता है, इसकी विभक्ति चिन्ह होती है, परंतु जब क्रिया वर्तमान की हो या भविष्य की हो तो वहां पर यह कैसे आता है? विभक्ति के बिना आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमने आपको बताया, एग्जाम्पल के रूप में आप क्या कह सकते हैं? राजू आम खाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर विभक्ति के बिना राजू आया तो आपसे पूछ लिया जाएगा इस वाक्य में किस शब्द में कर्ता कारक है। विकल्प स्वरूप आपसे दिया जाएगा ऑप्शन ए में राजू, बी में दिया जाएगा आम, सी में दिया जाएगा खाना और डी में दिया जाएगा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। कौन आम खाता है? तो राजू खाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया पहला प्रकार। अब विलंब बिना विलंब के दूसरा प्रकार देखते हैं। दूसरा कौन सा है? कर्म कारक। कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है दोस्तों? कर्म कारक की विभक्ति भी होती है को और शून्य, मतलब विभक्ति के साथ और विभक्ति के बाद दोनों प्रकार से होता है। अब इसमें क्या होता है? कर्ता के द्वारा, याद रखें, कर्ता के द्वारा जो भी क्रिया की जाती है उसका प्रभाव जिस पर पड़ता, इंपैक्ट जिस पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। मतलब कर्ता ने जो भी एक्टिविटीज की, उस एक्टिविटीज का इंपैक्ट जिस पर पड़ेगा वो कहलाता है कर्म कारक। क्या कहलाता है? कर्म कारक। और ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है विभक्ति के साथ, दूसरा होता है विभक्ति के बिना। अब विभक्ति के साथ कब आएगा और विभक्ति के बिना कब आएगा? अब यहाँ पर आपको गौर करना है, जब भी कर्म सजीव हो, क्या हो? सजीव होता है, तो प्रायः को का प्रयोग किया जाता है सजीव के साथ। सजीवों के साथ किसका? प्रायः को का प्रयोग किया जाता है। और शून्य मतलब विभक्ति के बिना कब होता है? जब निर्जीव होते हैं। जैसे देखिए हम दो उदाहरण लिखे, राम ने रावण को मारा। ठीक,
एक हमने लिखा राम आम खाता है। राम ने रावण को मारा और राम आम खाता, ये दो अलग अलग वाक्य हमने लिख लिए। तो अब आप गौर कीजिए, यहां पर रावण क्या है? रावण सजीव इंसान है। क्या है? सजीव। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये होता है जिसमें जीवन होता है, और निर्जीव क्या होता है? जिसमें जीवन नहीं होता है। क्या होता है? जिसमें जीवन होता है वो सजीव कहलाता है, जिसमें जीवन नहीं होता है निर्जीव। अब जब आम खाता है तो आम क्या है? निर्जीव है या नहीं है? तो जब निर्जीव होते हैं, अब इसमें देखिए प्रश्न क्या करेंगे। अब ये तो विभक्ति चिन्ह होगा। इसके अलावा यदि आप क्रिया से क्या का प्रश्न करें, किसका? क्या का प्रश्न करें अथवा किसको का प्रश्न करें, इनके जो भी उत्तर प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके कर्म कारक होते हैं। चूंकि हम लोगों ने क्रिया पढ़ी थी सकर्मक और अकर्मक, जो सकर्मक क्रिया की पहचान थी दोस्तों, वही किसकी? कर्म कारक की। अब हमें इसमें तो पहचानने की आवश्यकता है नहीं, इसमें कैसे पहचान लेंगे किस शब्द में कर्म कारक है? तो पहचानने के लिए दोस्तों हमने इसको देखा। को किस कारक की विभक्ति है? को है दोस्तों, को किस कारक की विभक्ति है? को आपकी किस कारक की विभक्ति हो गई दोस्तों? कर्म कारक की। इसलिए रावण शब्द में कौन सा हो गया? कर्म कारक होगा। परंतु जब आप इस स्थिति में आते हैं कि राम आम खाता है, तो आपको नहीं पता चल पा रहा है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? प्रश्न करेंगे कि राम क्या खाता है। जब आप प्रश्न करेंगे राम क्या खाता है, तो आंसर आपको मिलेगा कि राम आम खाता है। तो जब आपके साथ ऐसा होगा तो आप पता चल जाएगा कि आम शब्द में कौन सा कारक है? आम शब्द में आपका हो जाएगा कर्म कारक। क्लियर हो गया दोस्तों? यहाँ से आपका ये कर्म कारक कंप्लीट होता है। बस इतनी बात आपको याद रखनी है कि कर्म कारक में आपको प्रश्न करना होता है किसका? क्या और किसको का प्रश्न करना होता है। ठीक है, चलिए अब हम तीसरा कारक पढ़ते हैं। तीसरे कारक के अध्ययन में हम क्या देखते हैं? कर्म हो गया अपना। अब तीसरा कारण है अपना करण कारक। करण कारक, ठीक दोस्तों, कारक लिखा, सॉरी आप इसे सही कर लीजिएगा। क्या है? करण कारक। करण कारक। अब जब करण कारक की बात की जाती दोस्तों, तो आप कैसे पहचानें? तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि करण का मतलब क्या होता है। तो करण का जब अर्थ आपसे कभी पूछा जा सकता है वनडे एग्जाम में, करण कारक में करण शब्द का अर्थ क्या होता है? तो करण कारक में दोस्तों करण शब्द का अर्थ होता है साधन। क्या होता है इसका मतलब? इसका अर्थ जो निकल कर आया वो क्या निकल कर आया आपके सम्मुख? वो अर्थ निकल कर आया साधन। अब साधन का मतलब क्या होगा? कैरियर जिसे कहते हैं ना, तो साधन अब क्या होगा? तो यहां पर आप ये ध्यान दीजिए, कर्ता जो भी क्रिया कर रहा है वो जिसकी सहायता से करता है, कर्ता जिसके सहायता से क्रिया संपन्न करता है वो क्या कहलाता है? करण कारक कहलाता है। क्या समझे दोस्तों? कि कर्ता क्रिया को संपन्न करने के लिए जिन भी साधनों का प्रयोग करता है उसे हम करण कारक कहते हैं। इसके दो विभक्तियां हम लोगों ने लिखी है दोस्तों। एक लिखी है से। इस से का मतलब होता है साथ में। क्या होता है? साथ में। और ये साथ में का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आई थी जब हम लोगों ने तत्पुरुष समास का अध्ययन किया था। ठीक है दोस्तों, इतनी तो चीजें क्लियर हो गई। अब इसके उदाहरण से हम कैसे समझे? जैसे हमने लिखा था राम ने रावण को मारा, अब उसी उदाहरण को थोड़ा सा हम और एक्सपांस कर देते हैं, एक्सपांड करते हैं। तो हमने लिखा राम ने रावण को बाण से मारा। क्या लिखा हमने? राम ने रावण को बाण से मारा। अब हमने इसे क्या कर दिया? थोड़ा सा एक्सपांड कर दिया। ठीक है, राम ने रावण को मारा था, जब एक्सपांड कर दिया तो क्या देखा हमने? राम ने रावण को ये से दिखा। अब ये जो से दिखा, इस से हमें क्या पता चला? ये से हमारा किसका है? ये से हमारा करण कारक की विभक्ति है। ठीक है, अब चूंकि से हमने एक अपदान में भी लिख लिया है, तो अब हम दोनों को कैसे पहचानेंगे कि दोनों से में क्या अंतर है? तो चलिए इसके बाद हम अपदान देखें, तब उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर क्या साधन क्या है?
किस यंत्र का प्रयोग करके राम जी भगवान ने रावण का वध किया था? तो आप देख पाते हैं कि उन्होंने बाण का प्रयोग किया था। मारने की क्रिया को संपन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया? बाण का प्रयोग किया था। तो बाण क्या साधन है कि नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा हो गया? बाण शब्द में करण कारक हो गया। अब हम यदि आगे और देखते हैं कि क्या देखते हैं दोस्तों कि अब यहाँ पर हम किसका प्रश्न करते हैं? तो यहाँ प्रश्न की यदि बात की जाए तो यदि कैसे का प्रश्न करने पर आंसर की प्राप्ति हो जाए, कैसे मारा? बाण से मारा या किससे मारा? कैसे या किससे? किससे सबसे उचित होता है? राम ने रावण को किससे मारा? तो राम ने रावण को बाण से मारा। तो बाण में क्या हो गया? बाण साधन के रूप में प्रयोग होगा, तो वहां पर करण कारक। जैसे एक अन्य उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने बोल दे रिया ट्रेन से दिल्ली जाती है। रिया ट्रेन से दिल्ली जाती है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें इस वाक्य में किस शब्द में करण कारक है? रिया में है, ट्रेन में है, दिल्ली में है या जाना में है? तो अब आप देखेंगे सबसे पहले करण कारक की विभक्ति कहीं मिल दिख रही है आपको? हाँ दोस्तों दिखी। कहां पर दिखी? ये दिखी। ये क्या हो गया? आपकी करण कारक की विभक्ति हो गई। इसलिए इसके पहले वाले शब्द में क्या हो गया? करण कारक। अब जब आप ट्रेन देखेंगे तो ट्रेन क्या है? ट्रेन एक साधन के रूप में प्रयोग किया गया कि नहीं? दिल्ली जाने के लिए ट्रेन क्या रहा? एक साधन रहा कि नहीं रहा? इसलिए ट्रेन शब्द में क्या हो जाएगी? करण कारक का उदाहरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? करण कारक का उदाहरण हो जाएगा। ठीक ऐसे ही के द्वारा हम के भी वाक्य बनेंगे। चलिए अब समय के साथ ही साथ हम अगले पे पहुंचते हैं। चौथा कारक। चौथा कौन सा? संप्रदान। संप्रदान कारक की बात करें तो जैसे नाम है दोस्तों, नाम में क्या लिखा है? दान लिखा है ना, संप्रदान। तो जैसे दान लिखा है दोस्तों, इसी के अनुसार समझिए कि इसमें क्या होता है? यह देने के अर्थ में प्रयोग होता है। संप्रदान कारक किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? तो संप्रदान कारक देने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। और संप्रदान का अर्थ भी क्या होता है? इसका अर्थ भी क्या होता है दोस्तों? देना। जब कर्ता किसी को कुछ देता है या किसी के लिए कुछ करता है, तब उस वाक्य में कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। मतलब इसमें क्या करेंगे? कर्ता जब कुछ देता है या किसी के लिए क्रिया करता है तब कौन सा कारक होता है? तब संप्रदान कारक होता है। अब देखिए इसकी विभक्ति चिन्ह में भी क्या आता है? को या के लिए। अब दोनों के को में अंतर देखते हैं। एक कर्म कारक का को है और एक संप्रदान कारक का को है। तो कर्म कारक में को किसका होता है? कर्ता के द्वारा जो क्रिया की जाती है और जिसका प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। परंतु यहाँ पर को का मतलब होता है देना। जैसे मान लीजिए हमने क्या लिखा? एक एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ, बड़ा आसान सा, कि लखन सोनल को मिठाई देता है। लखन सोनल को मिठाई देता है। तो अब यहाँ पर देखिए कि अब इस वाक्य में किस शब्द में कर्म का कौन सा संप्रदान कारक होगा? अब सबसे पहले आप संप्रदान कारक की विभक्ति को क्या करिए? गोला मार दीजिए। को गोला मारा आपने। जब को आपने गोला लगा दिया तो आपके दिमाग में दो चीजें ठनक जाती कि भाई साहब को में तो कर्म कारक भी है। फिर आप पूरा वाक्य फिर से पढ़ते हैं, लखन सोनल को मिठाई देता है। तो जब मिठाई देना होगा कि नहीं होगा? देने की क्रिया है कि नहीं है? जब देना क्रिया हो जाती है तब हम समझ गए ये को किसका? ये को संप्रदान कारक है। ठीक, तो किस शब्द में हो जाएगा? सोनल शब्द में क्या हो जाएगा आपका? संप्रदान कारक। जैसे एक उदाहरण और देखते हैं। क्या देखते हैं?
देखते हैं, लिखा हमने सो शिवम माँ के लिए बहू लाता है। ठीक है, अब यहाँ किसी के लिए कोई कार्य किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। और चूंकि जब के लिए आता है तो उसमें पहचानने में दिक्कत नहीं होती, और ये के लिए दिखा तो इसमें क्या हो जाएगा, माँ शब्द में आपका हो जाएगा कौन सा, संप्रदान कारक। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार हम अगले कारक में पढ़ते। संप्रदान के बाद कौन सा अपना पांचवा कारक आपका अपादान। पांचवा कारक कौन सा आपका, पांचवा आपका अपादान कारक है। ठीक, अब अपादान कारक में क्या होता है, अपादान का मतलब होता है, आप पहले ही मेंशन कर लीजिए, अलग होना। अलग, आप से अपादान, आप से होता है अलग। आ से क्या होता है अपादान, और आ से ही होता है अलग। तो जब भी कोई चीज अलग हो रही होती है तब वहां पर कौन सा होता है, अपादान। अपादान कारक में एक बात और याद आप रखेंगे कि यह अपादान कारक सदैव स्थिर वस्तु पर होता है। सदैव स्थिर वस्तु पर, अलग होने वाली वस्तु पर नहीं होता। अपादान कारक सदैव कहां पर होता है, अपादान कारक सदैव स्थिर वस्तु पर होता है। जो वस्तु अलग हो रही होती है वहां पर अपादान कारक नहीं होता। जैसे मान लीजिए हमने लिखा वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पत्ते गिरते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कौन सी चीज अलग हो रही है। एक तो वो कॉन्सेप्ट है जो एक ब्रह्मास्त्र हमने बताया है कि कारक चिन्ह पहचान लो, उसके आगे वाले शब्द में ही कारक छिपा होता। तो यहाँ पर से क्या है, से आपका क्या है, अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गिरते हैं मतलब वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे, मतलब जहां पर भी आपको अलगाववाद दिख जाए, क्या दिख जाए, अलगाववाद दिख जाए, अलग होने का भाव दिख जाए, वहां पर आप अपादान कारक समझ लेंगे उस वाक्य में। तो यहाँ पर देखिए से क्या है, अपादान कारक की विभक्ति है कि नहीं है, इसलिए किस शब्द में अपादान कारक होगा, पहले वाले में। ठीक है, अब आप यहाँ पर भी देखिए जो हमने लिखा सदैव स्थिर वस्तु पर, तो वृक्ष स्थिर रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन जो पत्ते हैं दोस्तों, पत्ते क्या हो जाएंगे, पत्ते अलग हो रहे हैं ना, तो स्थिर वस्तु पर ही हुआ कि नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण और लिखते हैं, पिता से पुत्र अलग हो गया। ठीक, या पुत्र पिता को छोड़कर, कुछ भी ऐसे लिखे, पिता से पुत्र अलग हो गया। तो अब अलग कौन हो रहा है, पुत्र हो रहा है ना, किससे अलग हो रहा है, पिता से। तो स्थिर बॉडी कौन से, पिता है, तो पिता शब्द में कौन सा हो जाएगा आपका, अपादान कारक। पहचानने के लिए ये भी भाव भी है से का। बस एक बात और नोट कर लीजिएगा अपादान कारक में जो याद रखते हैं हम लोग, वो या जब भी डर का भाव आए, क्या है, डर का भाव आए, लज्जा का भाव आए, है ना, तुलना का भाव आए, तो वहां पर कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। ठीक, अब अगले पॉइंट में हम लोग आते हैं। अपादान के बाद छठवां कारक कौन सा है आपका, संबंध। ठीक, संबंध का मतलब होता है रिलेशन। तो इसके पहचान ये का के की जितने भी संबंध तत्पुरुष के जैसे उदाहरण होते हैं, जैसे हमने कहा ताले के चाबी, के चाबी, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा, यहाँ पर होगा आपका संबंध कारक। तो संबंध कारक में बेसिकली आप याद रखिएगा, जब भी संबंध के भाव प्रतीत होता है, ताले की चाबी, राजा का पुत्र, तो ये सब किसके हो जाएंगे, ये हो जाते हैं संबंध कारक के। ठीक, अब आपका सातवां कारक आता है दोस्तों, जो समझने वाला कारक है, सातवां है अब अधिकरण। क्या है, अधिकरण, जिसका संकेत विभक्ति क्या है या संकेत क्या है, में और पर। इससे आपसे ये पूछा जाता है निम्न में से किस कारक से क्रिया के आधार का पता चलता। तो याद रखिएगा अधिकरण, आ से अधिकरण और दो ही मिला दीजिए तो क्या बनता है, आधार। तो ऐसा कौन सा कारक है जिससे क्रिया के आधार का पता चलता है, तो आपका अधिकरण कारक होता है। कौन सा होता है दोस्तों, अधिकरण कारक। जैसे हमने कहा रेखा छत के ऊपर बैठी है,
तो इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। क्यों? पर, के, ऊपर, ये ऐसा कुछ भी आ जाए तो क्या होता है वहां पर? अधिकरण कारक होता है। क्या होता है दोस्तों? जैसे पुस्तक मेज पर रखी, पुस्तक टेबल पर रखी, जब भी आ जाए पुस्तक किस पर रखी है, तो जब आ जाए तो क्या हो जाएगा? वहां पर हो जाएगा आपका अधिकरण कारक। मैं इंदौर में रहता हूं, तो मैं किसका हो गया? अधिकरण कारक। तो जिस भी वाक्य को पढ़ने से आपको क्रिया के तरीके, क्रिया के आधार का ज्ञान हो, वहां पर सदैव कौन सा कारक होगा? वहां पर सदैव आपका अधिकरण कारक होगा। तो इसकी पहचान के लिए आप याद कर सकते हैं, में, पर, के, ऊपर, के, अंदर, ये सब किसके हैं? के, बीच, के, मध्य, के, भीतर, ये सभी उदाहरण आपके अधिकरण कारक के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे हमने कहा दोस्तों, सिंह व शेर वन, बाघ या शेर वन में रहता है और शेर कहाँ रहते हैं? वन में रहते हैं। तो इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? इस वाक्य में हो जाएगा अधिकरण कारक। हमने कहा दोस्तों, आंगन के बीच में चारपाई बिछा दो, आंगन के बीच में चारपाई बिछा दो। तो चारपाई का स्थान बताया जा रहा है कि नहीं बताया जा रहा है? कहाँ बिछा दो? आंगन के बीच में। तो क्रिया के यदि आधार का पता चल जाए, समय का पता चल जाए, स्थान का पता चले, तो वहां पर कौन सा होता है? अधिकरण कारक होता है। अब आखिरी है संबंध, कौन सा है? संबोधन। संबोधन का मतलब होता है दोस्तों पुकारना। आखिरी कारक कौन सा है? संबोधन। संबोधन का मतलब होता है पुकारना या बुलाना। ठीक, तो संबोधन कारक में एक बात आप हमेशा याद रखेंगे कि संबोधन कारक का प्रयोग कभी भी क्या होता है दोस्तों? संबोधन कारक का जो प्रयोग होता है सदैव कहाँ होता है? प्रारंभ में होता है। और संबोधन कारक में सदैव संज्ञा होती है, सर्वनाम का प्रयोग हम नहीं करते हैं। जैसे राजू तुम चले जाओ, तो राजू क्या होगा? संबोधन कारक हो। संबोधन कारक के बाद प्राय विस्मय सूचक शब्द का ही प्रयोग किया जाता है, परंतु कॉमा का भी प्रयोग हम कभी कभार कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारी आज की ये जो कारक रूपी माया थी वो समाप्त होती है। अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे जिसमें कुछ नया टॉपिक और उस पर चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे।